हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हमने जो सीरीज स्टार्ट करी थी उसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। तो आज उसका जो है पहला लेक्चर आपके सामने जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर, यानी कि सिंध की जो तहजीब है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम इंडियंस का जो है ओरिजिन कैसे हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर उस इंडियन सिविलाइजेशन को दुनिया में क्या मुकाम हासिल है। देन आज के इस लेक्चर के अंदर हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम को लेकर के, जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्टली जो है हमको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उसके रिगार्डिंग जो है सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे नाम हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे एग्ज़ाम में हमको जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, देन हम फिर आगे बढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है। इंडस सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला गया है। और ये नाम सबसे पहले किस बंदे ने दिया था? आपके जॉन मार्शल ने, जो आपके डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई सर जॉन मार्शल ने, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, 1924 के अंदर जब इन्होंने दुनिया को बताया कि इंडियंस का भी कोई अतीत है, इंडियन का भी कोई पास्ट है, और वो एक छोटा मोटा पास्ट नहीं है, वो अपने आप में एक पूरी सिविलाइजेशन समोए हुए है। तो 1924 में जो है सर जॉन मार्शल ने इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को बताया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम भी जो है आपका जॉन मार्शल ने दिया। चलिए, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, सिविलाइजेशन। ये क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो पहली साइट हमको मिलती है, जो पहली आपको डिस्कवरी, आप जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सेटलमेंट की जो फर्स्ट डिस्कवरी होती है वो 1921 में हड़प्पा की होती है। किसकी? हड़प्पा की। जो किसने करी थी? आपके डॉक्टर दयाराम सहनी जी ने। ठीक है, दयाराम सहनी जी ने। ठीक है, तो वहाँ उस एरिया को जो है आपके हड़प्पा के नाम से जाना जाता था। सो इसलिए इसको हड़प्पन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला गया है। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज हिस्टोरियंस का मानना है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये सिविलाइजेशन हमको बसी हुई मिलती है, वो टाइम फ्रेम के अंदर इंसान ये जान चुका था कि कैसे टिन और कापर का इस्तेमाल करके हम ब्रॉन्ज के जो हैं आपके आर्टिफैक्ट्स बना सकते हैं, ब्रॉन्ज के जो हैं आपके मेटल्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो टिन और कापर का इस्तेमाल करना यहाँ पे इंसान जान चुका था। सो इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी इसको बोला गया है। इस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, इस सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन बोला जाता है? क्योंकि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जिस टाइम फ्रेम के अंदर ये सिविलाइजेशन हमको मिलती है, वो टाइम फ्रेम हिस्टोरियंस क्या बताते हैं? आपका 3000 बीसी से लेकर के 600 बीसी का टाइम फ्रेम जो है हिस्टोरियंस नोट करते हैं। और हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये जो टाइम फ्रेम है आपका, ये प्री हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है।
कब कौन सा टाइम फ्रेम है, ये प्री हिस्ट्री का टाइम फ्रेम है। सो इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा जब हमको काफ़ी सारी सेटलमेंट 21st सेंचुरी के अंदर काफ़ी सारी सेटलमेंट जब हमको गग्गर हाकड़ा के अराउंड, गग्गर हाकड़ा रिवर जो है इसके अराउंड हमको मिलती हैं, जहाँ से आपका सरस्वती रिवर भी जाता था, जो आजकल नहीं जाता, आजकल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, काफ़ी देर से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो उसके अराउंड काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट हमको जब मिलती हैं तो एक डिबेट जो है चलने लगती है आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में। ठीक है, वो डिबेट क्या चलती है कि सरस्वती रिवर का जो गग्गर हाकड़ा रिवर है इसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है सरस्वती रिवर के साथ। काफ़ी सारे स्कॉलर इसको जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अब सरस्वती रिवर जो है एक माइटी रिवर है, होली रिवर है, उसका जिक्र जो है आपके ऋग्वेदिक कल्चर के अंदर, सॉरी ऋग्वेदिक टेक्स्ट के अंदर आया है। ठीक है, ऋग्वेद टेक्स्ट के अंदर जो है आया हुआ है। अब जो आपके खास करके इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं और खास करके वो वाले आर्कियोलॉजिस्ट जो आपकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन का जिक्र जो है वो कहाँ पे हमको मिलता है, ऋग्वेद के अंदर मिलता है। सो ये सिविलाइजेशन कौन सी है, ये सरस्वती सिविलाइजेशन है। कौन सी है, सरस्वती सिविलाइजेशन है। कौन सी सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सरस्वती सिविलाइजेशन है। ठीक है, इसको नाम दिया गया सरस्वती सिविलाइजेशन और सरस्वती कल्चर, सरस्वती कल्चर। ठीक है, और इसके अलावा इसको नाम दिया गया इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि इनका ये मानना था कि इसका जिक्र जो है वो ऋग्वेद के अंदर भी है। सो इसका क्या नाम होना चाहिए, इसका नाम इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन होना चाहिए। सो आई होप आपको जो है नाम के रिगार्डिंग सब कुछ जो है वो एकदम से क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो इंदस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हमको सबसे डिफरेंट चीज़ मिलती है, यूनिक चीज़ मिलती है, जिसको आज भी हिस्टोरियंस को जो है अचंभे में डाला हुआ है। अचंभे में यानी कि आज भी हिस्टोरियंस जो है अपना सर पकड़ करके पीट रहे हैं, भाई इसका मतलब क्या है। वो क्या है, आपकी ये वाली सील जो आप विजुअलाइज कर रहे हैं इस वक्त, ये वाली सील जो है हिस्टोरियंस को जो मिली है, आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली है, इस सील ने आज तक हिस्टोरियंस को जो है अचंभे में रखा हुआ है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और इंदस वैली सिविलाइजेशन, जो किस स्टोन से बनी हुई है, स्टीटाइट स्टोन से बनी हुई जो है आपकी सील है। ठीक है, स्टीटाइट स्टोन से बनी हुई सील है, जिसके बीच में एक एनिमल भी है, एनिमल शो किया गया है। ठीक है, और उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इसका कुछ मोटिव्स बताया जाता है, इसका क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य था इसका एनिमल का यहाँ पे बनाने का, आज तक हमको इसके बारे में नहीं पता है। बिकॉज क्योंकि हम ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको आज तक डिकोड नहीं कर पाए, आज तक हमारे आर्कियोलॉजिस्ट इसको डिकोड नहीं कर पाए, यानी कि डिसाइफर नहीं कर पाए, यानी कि ये आज तक क्या है, अनडिसाइफर्ड है। ये आज तक क्या है, अनडिसाइफर्ड है। सो जिस दिन ये चीज़ डिसाइफर्ड हो जाएगी तो उस दिन आपका कल्चर का पार्ट, आपका हिस्ट्री का पार्ट और बढ़ जाएगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इंदस वैली सिविलाइजेशन को हम किस रास्ते से जानेंगे। सो उसके लिए आपके सामने ये 3-4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को जो है, इन क्वेश्चंस के जरिए जो है हम इंदस वैली सिविलाइजेशन को जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये वाला रास्ता क्यों हम लोग अख्तियार करेंगे, इसलिए क्योंकि हम जो सोर्सेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोर्सेज एनसीईआरटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जिस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर इंदस वैली सिविलाइजेशन को या कल्चर को जो है रिप्रेजेंट करा गया है, हम जूं का तूं उसी तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप इस वीडियो को भी फॉलो करें और उसके बाद एनसीईआरटी को भी उठा करके पढ़ें, आप आराम से हर चीज़ को जो है समझ जाएं।
सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि हम इस सिविलाइजेशन के बारे में, इस तहजीब के बारे में, इस सभ्यता के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, हम इस सभ्यता के बारे में जानते क्या हैं, इस तहजीब के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में जानते क्या है। फिर वो जो हम जानते हैं वो हमने कैसे जाना। दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, उस तहजीब को हमने जाना कैसे। फिर तीसरा हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमको दिए हैं, जो मटेरियल उनको मिला है, जो रिमेन्स उनको मिले हैं, उस रिमेन्स का इंटरप्रिटेशन उन लोगों ने किस तरीके से किया है। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म अख्तियार किया है उन लोगों ने, तो उस मैकेनिज्म के बेसिस पे उन लोगों ने जो है इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम ये जानेंगे कि हमारे जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने किस तरह आपका जो एक्सप्लेनेशन दिया, वो एक्सप्लेनेशन आपका कुछ वक्त चेंज क्यों होता है। कभी कभी एक हिस्टोरियन कोई एक्सप्लेनेशन देता है, फिर कुछ टाइम के बाद उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो दूसरा हिस्टोरियन दूसरे तरीके से देता है। ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर हमारा जो है, 4 क्वेश्चंस के ऊपर जो है हमारा मेनली फोकस रहेगा कि हम इस तहजीब के बारे में जानते क्या क्या हैं, और हमने इस तहजीब के बारे में जाना कैसे, और इस तहजीब के बारे में जिन लोगों ने जाना और जिन लोगों ने मटेरियल को इकट्ठा किया, रिमेन्स को इकट्ठा किया, उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन कैसे दी, उसकी तजवीज़ कैसे पेश करी दुनिया के सामने। और कुछ हिस्टोरियंस ने जो तजवीज़ पेश करी थी वो बाद में चल करके चेंज क्यों हुई, हाउ इंटरप्रिटेशन सम टाइम चेंज, वो चेंज क्यों होती है, क्या ऐसा है कि वो गलत तजवीज़ पेश करते हैं, गलत तजवीज़ हमको देते हैं। ठीक है, इसके फाइनली जो है इस क्वेश्चन के ऊपर हल्का सा जो है फोकस किया जाएगा। मेनली इन 3 ऊपर वाले फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया जाएगा। चलिए, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे मैंने पहले बताया, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर सिविलाइजेशन अलग है, कल्चर अलग है। सो सिविलाइजेशन इज अ सिनोनिम्स ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर बोलो या सिविलाइजेशन बोलो, आप बात एक ही कर रहे हो। चलिए, इसका एविडेंस आपको दे देते हैं, इसका जस्टिफिकेशन आपको दे देते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन आपके सामने है। आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट जब कल्चर का वर्ड यूज करते हैं वो एक ऐसी तहजीब के लिए यूज करते हैं, एक ऐसी सिविलाइजेशन के लिए करते हैं जिसके रिमेन्स, जिसके मटेरियल हमको डिस्टिंक्टिव फॉर्म के अंदर मिले, यानी कि फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल्स दैट आर यूजली फाउंड टुगेदर, जो एक साथ हमको मिले विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, विद इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया एंड पीरियड ऑफ टाइम। उस तहजीब के लिए हम क्या यूज करते हैं, कल्चर की टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, अब आपका एग्जामिनर आपसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर सवाल करता है, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते सर आपने डांस नहीं पूछा, म्यूजिक नहीं पूछा, क्योंकि आप लोगों का जो दिमाग है वो आपके दिमाग में सिर्फ इतना है कि कल्चर सिर्फ डांस होता है, सिर्फ म्यूजिक होता है। नहीं मेरे भाई, कल्चर क्या है, आपकी तहजीब है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की तहजीब थी, वैदिक सिविलाइजेशन में किस तरीके की तहजीब थी, किस तरीके से लोगों का खान पान था, उठना बैठना था, क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते थे, कौन सी लैंग्वेज वो बोलते थे। ठीक है, वो सारा हमारे कल्चर का हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, टर्म कल्चर किसके लिए यूज करते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट अगर उनको डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स के अंदर मिले विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया, विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम्स के अंदर, तो उसको वो कल्चर बोलते हैं, उस सिविलाइजेशन को वो कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन कल्चर के केस में देखें, क्या हमको ऐसी चीजें मिली हैं, तो बिल्कुल आपके सामने है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। हमको सील मिली है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे ये सील है जहाँ पे बुल की जो है वो आपकी शक्ल बनी हुई है। ठीक है, बुल की शक्ल बनी हुई है और ऊपर सेम वही पैटर्न है, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ। ठीक है,
कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ जिसके बारे में आज तक हमको पता नहीं है। और ये जो सील बनी हुई है वो पहले वाली सील स्टीटाइट स्टोन से बनी हुई थी और ये टेराकोटा से बनी हुई है। टेराकोटा यानी कि आपका फायर्ड क्ले के साथ, ठीक है, क्ले को जो है बर्न करके उसको पकाया जाता है मिट्टी को, देन उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। तो ये टेराकोटा से बनी हुई है। चलिए हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो सील मिली है हमको, बेड्स मिले हैं। बेड्स यानी कि आपके जो माला बनती है जिन दानों से, ठीक है, मोत आपके क्या बोलते हैं यार इनको देसी लैंग्वेज में, आपके मोतिये बोलते हैं क्या, ठीक है, चलिए जो भी बोलते हैं, जिनसे माला बनती है, ठीक है, स्पेशली जिनसे माला बनती है, तो वो हमको मिले हैं यहाँ पे। ये आपके सामने जो है देख सकते हैं आप, मेरी जुबान पे नहीं आ रहा है लफ्ज़ क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एग्जैक्टली जो आपका देसी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। तो बेड्स मिले हैं हमको जिनसे आपकी, स्पेशली आप इतना जान लें, जिससे माला बनती है, तो वो हमको यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद वेट सिस्टम मिला है हमको, ठीक है, तराजू, ठीक है, जो आपका चैरेट स्टोन से जो है वो बनाए जाते थे, ठीक है, अलग अलग शेप के जो है हमको मिले हैं। तो काफ़ी सारे जो वेट सिस्टम जो है अलग अलग सेटलमेंट से हमको जो है वो मिला है। उसके बाद आपके स्टोन ब्लेड्स मिले हैं, ठीक है, स्टोन के ब्लेड्स मिले हैं आपके, ठीक है। चलिए अब हमारे हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हमारे हिस्टोरियन आपकी जो हड़प्पन कल्चर है, मेनली जो आपका 1921 के अंदर हमने डिस्कवर किया, इसको एक टाइम फ्रेम के अंदर ये बांधते हैं, ठीक है। हमने देखा कि हमको अलग अलग जो हैं आपके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, आपके जो अलग अलग स्टाइल्स के हैं, ठीक है, तो हमको मिले हैं। ये वाला जस्टिफिकेशन हमारा पूरा हो जाता है। अब दूसरा जस्टिफिकेशन, क्या वो एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज के अंदर मिले हैं, तो बिल्कुल एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरियाज के अंदर मिले हैं आपके, ठीक है। चलिए अब वो स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया क्या है आपका, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से, ठीक है, आपके पाकिस्तान यानी कि मेनली आपके बलोचिस्तान एरिया से आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। उसके बाद जम्मू यानी कि अगर बोलें तो आपकी जो साइट है मांडा जो अखनूर के अंदर है, वहाँ से मिले। उसके बाद गुजरात से, ठीक है, गुजरात से हमको काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, मेनली आपके डोलावीरा से, ठीक है, डोलावीरा से, ठीक है। उसके बाद लोथल से, उसके बाद आपके रंगपुर से, ठीक है। तो ये अलग अलग सेटलमेंट हैं, तो इन सेटलमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो हमको अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज, हमको स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया से भी मिलते हैं, और हमको जो है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमको जो है वो मिलते हैं। क्या हमको ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर मिलते हैं? तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो आपका कल्चर हमको मिला है, जिसकी डिस्कवरी हमने करी है, तो हिस्टोरियंस जो हैं इसको एक टाइम फ्रेम के अंदर बांधते हैं। वो टाइम फ्रेम क्या है आपका, 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक, ठीक है, 1900 बीसी तक, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम को किसने दिया? सैम जॉन मार्शल ने, ठीक है, जॉन मार्शल ने, ठीक है। चलिए, और इस टाइम फ्रेम के अंदर जो आपका कल्चर है, उस कल्चर को बोला गया मैच्योर हड़प्पन कल्चर। क्या बोला गया? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। क्या बोला गया? मैच्योर हड़प्पन कल्चर। चलिए, ठीक है। इसके अलावा हमारे हिस्टोरियंस ने इसको 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया। एक तो आपका जो मैंने बता दिया मैच्योर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। इसके अलावा अर्ली का भी इन्होंने बताया, अर्ली फेज भी बताया इन्होंने हड़प्पन कल्चर का। अर्ली फेज अगर हम बात करें तो आपका 3300 बीसी से आपका 3300 बीसी से लेकर के आपका 2600 बीसी तक, ठीक है, मैच्योर ये वाला। उसके बाद लेट की अगर मैं बात करूं, लेट फेज जो आपका हड़प्पन फेज आता है, वो आपका 1900 से लेकर के 1900 बीसी से लेकर के आपका 1300 बीसी तक
होता है। ठीक है, इस टाइम फ्रेम के अंदर इन तीनों को ये बांट देते हैं। मेनली आपका मैच्योर हड़प्पन फेज को जो है जॉन मार्शल ये वाला जो है आपका टाइम फ्रेम के अंदर इसको जो है बांधते हैं। ठीक है, अब ये टाइम फ्रेम के अंदर कैसे बांधते हैं, रिमेन्स की स्टडी की जाती है, उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग करी जाती है, उसके बाद जो है एक टाइम फ्रेम के अंदर इनको बांधा जाता है, बोला जाता है कि फलाने टाइम पीरियड की ये चीज़ें हैं। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है उतना डेप्थ में आपको नहीं जानना है, दैट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है, चलिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जितना मैंने आपको बताया है इतना आपके लिए इनफ है। अब हम इस सिविलाइजेशन की बिगिनिंग देखते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि भाई मैच्योर हड़प्पन कल्चर से पहले भी काफ़ी सारे जो कल्चर थे, काफ़ी सारी सिविलाइजेशन जो थी आपकी बसी हुई थी वहाँ पे। ठीक है, आपकी काफ़ी सारी सिविलाइजेशन बसी हुई थी, तो उन्हीं के नक्शे कदम पे, उन्हीं सेटलमेंट्स के ऊपर जो है आपकी कौन सी सिविलाइजेशन बसी, मैच्योर हड़प्पन कल्चर की सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पन कल्चर यानी कि बसा आगे, उसने जो है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचा। ठीक है, चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी बिगनिंग, तो हिस्टोरियंस का क्या मानना है, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि पहले से भी जो है आपके कुछ कल्चर, आपके कुछ सेटलमेंट जो थी आपके मैच्योर हड़प्पन कल्चर से भी पहले बस रही थी, देन उन्हीं सेटलमेंट्स के ऊपर जो है आपका मैच्योर हड़प्पन कल्चर जो है वो आगे बसा। ठीक है, अब मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बीच में और आपके कौन सा अर्ली हड़प्पन, ठीक है, उसको हम थोड़ा सेग्रीगेट करके देख लेते हैं कितनी सेटलमेंट्स हैं और कितनी सेटलमेंट कहाँ पे हुई, कितनी सेटलमेंट कहाँ पे हुई और कितनी ख़त्म हो गई और कितनी अर्ली सेटलमेंट्स के ऊपर जो है आपकी मैच्योर हड़प्पन जो कल्चर है वो बसा आगे। चलिए, तो हम दो एरिया को लेंगे, एक सिंध को, सिंध, और एक चोलिस्तान एरिया। चोलिस्तान एरिया कौन सा है, डेजर्टेड इलाका है आपका, डेजर्टेड इलाका है पाकिस्तान का, और इसका जो बॉर्डरिंग है वो शेयर हो रही है आपके थॉर डेजर्ट के साथ। ठीक है, एक सिंध का इलाका और एक चोलिस्तान का इलाका, ये स्पेसिफिक एरियाज हम ले रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हड़प्पन की सेटलमेंट कितनी थी और कितनी जो थी आप मैच्योर हड़प्पन कल्चर की सेटलमेंट हैं, और कितनी अर्ली की थी और कितनी ख़त्म हो गई। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। अगर हम टोटल देखें, टोटल सेटलमेंट देखें, सिर्फ अर्ली की और मैच्योर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल सेटलमेंट अगर हम देखें तो टोटल सेटलमेंट सिंध के अंदर 106 मिलती हैं, टोटल सेटलमेंट। ठीक है, सिंध के अंदर हमको 106 मिलती हैं और चोलिस्तान के अंदर हमको 239 मिलती हैं। ठीक है, चलिए, अब हम देख लेते हैं अर्ली, ठीक है, अर्ली हड़प्पन कल्चर की कितनी है, हड़प्पन कल्चर की कितनी है। अर्ली हड़प्पन कल्चर की अगर हम बात करें तो 52 सेटलमेंट जो है सिंध के अंदर हमको देखने को मिलती है, और उसके बाद 37 जो है आपकी चोलिस्तान इलाके के अंदर देखने को मिलती है। अगर मैच्योर हड़प्पन कल्चर की देखें हम, मैच्योर हड़प्पन कल्चर की अगर हम देखें तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की अगर हम देखें तो मैच्योर हड़प्पन कल्चर की 65 साइट्स हमको यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, और उसके बाद 136 आपकी चोलिस्तान इलाके के अंदर हमको देखने को मिलती है। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन कल्चर की न्यू सेटलमेंट, ठीक है, उन सेटलमेंट के ऊपर तो बसा ही बसा, और नई सेटलमेंट जो है मैच्योर हड़प्पन कल्चर ने कहाँ कहाँ पे बनाई, कितनी बनाई। ठीक है, कहाँ पे बनाई ये नहीं बात करेंगे हम, कितनी बनाई ये बात करेंगे। मैच्योर हड़प्पन कल्चर की नई सेटलमेंट, ठीक है, हड़प्पन कल्चर की न्यू सेटलमेंट, ठीक है, तो कितनी इसने बनाई, इसने बनाई 43, कहाँ पे, सिंध के इलाके में, और 132 जो थी चोलिस्तान के इलाके में, और कितनी जो थी वो आपकी ख़त्म हो गई, कितनी जो थी आपकी अर्ली फेज की, अर्ली हड़प्पन कल्चर की जो है वो ख़त्म हो गई, बिल्कुल जो है अब है भी बिल्कुल भी नहीं है उनके ऊपर आपका, ना तो मैच्योर बसा हुआ है ना आपका लेट हड़प्पन कल्चर की कोई सेटलमेंट देखने को मिलती है, बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म। तो कितनी सेटलमेंट हैं जो ख़त्म हो गई, 29 सेटलमेंट आपकी सिंध के इलाके की ख़त्म हो गई, और उसके बाद 33 सेटलमेंट आपके चोलिस्तान के इलाके की ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ।
हमको टोटल सेटलमेंट मैच्योर हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन की जो मिलती है, अर्ली हड़प्पन की जो मिलती है वो ये है, आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो खास करके जो आपके बड़े एग्जाम की तैयारी करें, जैसे जेके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टोटल सेटलमेंट हमको सिंध के इलाके के अंदर 106 देखने को मिलती है, चोलिस्तान के इलाके के अंदर 239 देखने को मिलती है। अगर हम अर्ली हड़प्पन की बात करें तो अर्ली हड़प्पन की 52 साइट सेटलमेंट जो है हमको सिंध के इलाके के अंदर देखने को मिलती है, और 37 जो है आपकी चोलिस्तान के इलाके के अंदर देखने को मिलती है अर्ली के। ठीक है, इसका टाइम फ्रेम आपका क्या है, आपका इसका टाइम फ्रेम है 3300 बीसी से 2600। ठीक है, 3300 बीसी से 2600। मैच्योर का क्या है 2600 से आपका 1900। ठीक है, चलिए, तो मैच्योर की अगर हम देखें तो 65 साइट हमको जो है सेटलमेंट जो है सिंध में मिलती है, और 136 सेटलमेंट हमको चोलिस्तान के इलाके में मिलती है। चोलिस्तान यानी कि पाकिस्तान का डेजर्टेड एरिया, जिसकी बॉर्डरिंग शेयर हो रही है आपके थार डेजर्ट के साथ। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन कल्चर की जो नई सेटलमेंट बसी, ठीक है, ये जो 65 आपकी बसी, ये आपकी अर्ली सेटलमेंट की साइट्स के ऊपर जो है बसी हुई थी। अर्ली सेटलमेंट आपके बीच में उसका ब्रेक हुआ, ख़त्म हो गई। ठीक है, कुछ जल गई। ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उन सेटलमेंट्स के ऊपर ही जो है ये सेटलमेंट आपकी बसी। तो नई और कितनी बनी 43 जो है आपके मैच्योर ने और बनाई, अलग अलग जगह पे 43 सेटलमेंट इसकी बनी, और 132 जो है आपकी चोलिस्तान इलाके के अंदर बनी। कितनी अर्ली फेज की सेटलमेंट जो है वो खत्म हो गई, जिनका बिल्कुल आज जो है नामो निशान बाकी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल जो है खत्म। तो 29 जो है आपकी सेटलमेंट सिंध के इलाके की खत्म हो गई हैं। देन उसके बाद 33 सेटलमेंट आपकी चोलिस्तान के इलाके की खत्म हो गई हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अर्ली सेटलमेंट जो है आपकी, हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उसमें भी उसको हमने कल्चर का जो है कल्चर की क्राइटेरिया के अंदर क्यों रखा, क्योंकि उसके अंदर भी हमको क्या है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम का जो है एविडेंस मिलता है, और उसके बाद एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया का जो है वो भी एविडेंस मिलता है, और हमको काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स भी मिलते हैं। जैसा कि हिस्टोरियंस का ये मानना है, जो अर्ली फेज़ के लोग थे, अर्ली हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे, ठीक है, वो एग्रीकल्चर भी परफॉर्म किया करते थे, यानी कि खेती बाड़ी भी किया करते थे। ठीक है, एग्रीकल्चर भी परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, और पेस्टोरलिज्म के भी एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पेस्टोरलिज्म के भी मिलते हैं। पेस्टोरलिज्म के भी एविडेंस हमको मिलते हैं, यानी कि नोमैडिक लाइफ। ठीक है, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, पेस्टोरल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, नोमैडिक लाइफ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, एक सेटलमेंट से दूसरी सेटलमेंट में चले जाना, दूसरी सेटलमेंट से तीसरी सेटलमेंट पे चले जाना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हमको क्राफ्ट मिलता है, सबसे ज़बरदस्त बात, क्राफ्ट्स की काफ़ी सारे एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद पॉटरी मिलती है। ठीक है, पॉटरी मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। ठीक है, और हिस्टोरियंस का मानना है कि अर्ली फेज के अंदर छोटी छोटी सेटलमेंट थी। कितनी थी? स्मॉल सेटलमेंट्स हुआ करती थी। देन उसके बाद हमको कोई भी बड़ी बिल्डिंग, नो बिग बिल्डिंग हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बड़ी बिल्डिंग हमको देखने को कोई भी नहीं मिलती। ठीक है, चलिए, अब उसी के नक्शे कदम पे आगे चल के आपकी मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट जो है वो आगे बसी। ठीक है, चलिए, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, अब हम देखते हैं सोशल कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दो पार्ट के अंदर इसको मैंने सेग्रीगेट किया है। सबसे पहले हम सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ हड़प्पन कल्चर देखेंगे, देन उसके बाद एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज इन हड़प्पन कल्चर देखेंगे। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज यानी कि उनका खान पान क्या था, जिंदा कैसे रहते थे भाई साहब वो।
ठीक है। तो सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूं तो आपकी अर्ली और आपका मैच्योर हड़प्पन, यानी कि हिस्टोरियंस का ये मानना है कि अर्ली हो चाहे आपके मैच्योर हड़प्पन के लोग हों, वो आपके प्लांट का सेवन करते थे। किसका? प्लांट का। प्लांट्स, एनिमल्स और फिश के भी हमको एविडेंस मिलते हैं कि फिश के भी काफ़ी हमको जो है रिमेन्स मिलते हैं। ठीक है, फिश के भी रिमेन्स हमको मिलते हैं, फिश का भी इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, चलिए अब इसकी स्टडी कौन करता है? एनिमल्स की और प्लांट की। ठीक है, एनिमल और प्लांट की स्टडी जो करता है उसको हम कहते हैं आर्कियो बोटैनिस्ट। ठीक है, आर्कियो बोटैनिस्ट। ठीक है, आर्कियो बोटैनिस्ट ने हमको ये बताया कि हड़प्पन कल्चर के लोग क्या क्या सेवन किया करते थे? वीट, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बार्ले, लेंटिल, उसके बाद चिकपिया, उसके बाद सेसमे। ठीक है, चिकपिया और सेसमे। वीट यानी कि आप अपनी ज़ुबान में क्या बोलते हैं इसको? कनक, मक्की का आटा, मक्की का नहीं, कनक का आटा। ठीक है, बार्ले, जू की रोटी। ठीक है, लेंटिल आपकी साबुत दाल जो होती है, साबुत दाल। ठीक है, उसके बाद चिकपिया यानी कि चना, उसके बाद सेसमे यानी कि आपकी तिल के बीज भी हमको जो है मिले हैं। ठीक है, तिल के बीज जो है हमको मिले हैं। इसके अलावा ये हमको मेनली आपके सिंध के जो इलाका है उसके अंदर हमको ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिली है। इसके अलावा हमको मिलेट्स मिला है। ठीक है, मिलेट्स यानी कि बाजरा मिला है। बाजरा स्पेशली हमको गुजरात के अंदर देखने को मिला। अगर गुजरात के मैं साइट की बात करूं तो रंगपुर साइट है एक। ठीक है, रंगपुर साइट है, SR राव ने जो है इसकी एक्सकवेशन करी है। तो हम साइट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेनली आप ये जानेंगे कि मिलेट्स गुजरात से मिलते हैं, कौन सी सेटलमेंट से? रंगपुर सेटलमेंट से हमको देखने को मिलती है। ठीक है, रंगपुर सेटलमेंट कहाँ पे बसी हुई है? गल्फ ऑफ खंबत और गल्फ ऑफ कच्छ के बीच में एक सेटलमेंट जिसका नाम है रंगपुर, वो बसी हुई सेटलमेंट है जिसको रंगपुर कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से हमको मिलेट्स, बाजरा के एविडेंस मिलते हैं। राइस का एविडेंस हमको बड़ा रेयर मिलता है। ठीक है, लेकिन राइस की कल्टीवेशन जो है हमको गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। गुजरात के अंदर जो है वो देखने को मिलती है। अब राइस की कल्टीवेशन हमको कहाँ देखने को मिलती है? गुजरात के अंदर देखने को मिलती है। और स्पेशली आपका कौन सी साइट के ऊपर? लोथल और आपकी रंगपुर साइट, प्लस रंगपुर साइट के ऊपर देखने को मिलती है। दोनों साइट आपकी कहाँ की हैं? गुजरात की। यहाँ पे हमको राइस की कल्टीवेशन देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये पहला एविडेंस है पूरी हिस्ट्री के अंदर, साउथ एशियन हिस्ट्री के अंदर राइस का कल्टीवेशन का फर्स्ट एविडेंस हमको कहाँ पे? लोथल में और रंगपुर में देखने को मिलता है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। देन इसके बाद हम एनिमल्स के ऊपर बात करेंगे। देन उसके बाद हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी बात करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।